हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है बीएसवी पटना क्लास में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि हिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है, देखिए भारत में राष्ट्रवाद। अच्छे से आप लोग जुड़े रहें, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग बिल्कुल शांत से। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर 2 है हिस्ट्री क्लास का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के क्लास। तो आज को क्लास में आप लोग बने रहे शुरू से अंत तक। तो इसका VBI देखिए टॉपिक पढ़ेंगे, जो सभी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज का। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक इस तरह से है। क्या है पहला टॉपिक? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव भारत पर क्या पड़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव जो बहुत ही भारत पर पड़ा था, इस प्रभाव को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, युद्ध के कारण क्या होता? खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए थे। ठीक है, क्या कर्जे लिए गए थे इस युद्ध के खर्चे को बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टैक्स बढ़ाए गए थे। ठीक है, अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, इस युद्ध के लिए युद्ध के वर्षों में चीज़ों की क्या कीमतों को बढ़ाई गई थी। 1913 से कब हुआ शुरू? 1913 से 1918 के बीच दाम दोगुने हो गए थे। ठीक है, दाम बढ़ने में आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई थी। ठीक, जो भी जनरल आदमी उसको भी बहुत परेशानी हुई थी। आम लोग जैसे ग्रामीण लोग होते उन लोगों को। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए गए थे। कौन सेना? तो जबरन सेना, याद रखिएगा आप लोग, भर्ती किए गए थे। जाने से भी लोग में बहुत गुस्सा था। ठीक है, भारत में कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई थी। इन्फ्लुएंजा की महामारी से और भी गंभीर कर दिया गया था। 1921 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, के अनुसार अकाल और महामारी के कारण क्या 1,20,000 से 1,30,000 तक के लोगों को मारे गए थे। ठीक, कितना लोग मारे गए थे इंडिया में? देखिए इस महामारी में 1,20,000 से 1,30,000। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो चलिए फिर इसको आगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, देख ली, समझ गए ना। दूसरी टॉपिक आ चुका है आपके स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा भारत में निर्मित हुई आर्थिक, क्या इसमें निर्मित हुई थी? ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए पॉइंट 1 में है, आप लोग नोट भी करते चलिएगा पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिख कर। तो चलिए देखते हैं। भारत में मैनचेस्टर आयात में गिरावट आई क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध उत्पादन के साथ व्यस्त थी, ताकि भारतीय मिलों को विशाल घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो गए थे, हो सके। ठीक है, प्रशस्त हो गए थे। दूसरी टॉपिक देखते हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, भारतीय कारखानों में युद्ध की ज़रूरतों को आपूर्ति करने के लिए बुलाया गया। परिणाम स्वरूप नए कारखानों स्थापित किए गए, नए श्रमिकों को नियुक्त किए गए और सभी को लंबे समय तक क्या काम करने के लिए बनाए गए। ठीक है, सभी को, लेबर्सों को काम के लिए बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा में क्या है? युद्ध के बाद ब्रिटेन से सूती कपड़े का उत्पादन ढह गया। कहाँ से? तो ब्रिटेन से क्या सूती कपड़ा उत्पादन में क्या हुआ? ढह गया। नाटकीय ढंग से निर्यात में गिरावट आई क्योंकि यह अमेरिका, जर्मनी, जापान के साथ आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धा करने के में असमर्थ था। इसलिए भारत जैसे उपनिवेशों के भीतर स्थानीय उद्योगपतियों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को घरेलू बाजार पर क्या कब्जा कर लिया। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। आर्थिक स्थिति यही था भारत का। चलिए सत्याग्रह का अर्थ देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नयाबा तरीका अपनाया। ठीक है, यह तरीका इस सिद्धांत पर
आधारित था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का विश्वास था कि एक सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी और सत्याग्रह का विचार क्या था, इसके बारे में जानेंगे हम। यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी कब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी जन आंदोलन की उपन्यास प्रसिद्ध पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कारण सत्य है, यदि संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो अत्याचारी से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं था। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। उत्पीड़कों सहित लोगों को सच्चाई देखने के लिए राजी होना पड़ा। ठीक है, सत्य अंतत जीत के लिए बाध्य था। ठीक है, सत्य जो था अंतत जीत के लिए बाध्य था। आप लोग इस चैनल के थ्रू एक वीडियो में एक चैप्टर का कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी आदमी। चलिए दूसरी टॉपिक देखते हैं। भारत में सबसे पहले 1916 में चंपारण में वृक्षारोपण श्रमिकों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया था। 1917 में किसानों को समर्थन देने के लिए खेरा में सत्याग्रह। कब? 1918 में अहमदाबाद में। और सत्याग्रह सूती मिल मजदूरों के बीच। ठीक है, चलिए हिंदी स्वराज देखते टॉपिक क्या। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन थे जिसमें भारत में ब्रिटेन शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था? ठीक है, जो महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखा था उसमें यही था कि भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इम्पीरियल लोगिस्ट देखिए क्या है। इम्पीरियल लेगिस्लेटिव का काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। ठीक है, जो देखिए समर्थन नहीं हुआ तो भी पारित हो गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक क्या बंदी बनाया जा सकता था इस एक्ट के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। ठीक है, दुकानों बंद हो गई, जैसे अभी देखते कोरोना में बंद हो गई, उसी तरह उस समय भी था। और रेल कारखानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत के राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। ठीक है, कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया। ठीक है, किसको? महात्मा गांधी को। चलिए आगे देखते हैं फिर जलियांवाला बाग का घटना, इसके बारे में पढ़ते हैं। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। ठीक है, इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गए और इसकी कमान जनरल डायर ने हाथों में सौंप दी गई। किसके हाथ में? जनरल डायर के। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ठीक है, ग्रामीण का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते थे? संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। कौन? जनरल डायर ने।
इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इसके चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तब हो सकता है जब हिंदू में मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। ठीक है। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत के मुद्दों ने गांधी जी को एक अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई थी। किसको? तुर्की को बहुत करारी हार हुई थी। और ऑटोमन के शासन पर, किसके शासन में? ऑटोमन के शासन पर एक कड़े संधि समझौता की अफवाह फैला हुई थी। ऑटोमन का शासन इस्लामी संप्रदाय का खिलाफ भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के लिए मुंबई में मार्च 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी बनाई गई। कितना में? 1919 में कौन कमेटी बनाई गई? तो खिलाफत कमेटी बनाई गई। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई थे। कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम याद रखिए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वे भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर आंदोलन करें। ठीक है। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए अवैध आंदोलन का शुरुआत करने का क्या प्रस्तावित पारित हुआ। ठीक है। चलिए असहयोग आंदोलन देखते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा। कौन सा पुस्तक? स्वराज पुस्तक। कौन? 1909 में लिखा। कौन? महात्मा गांधी ने। कि भारत में अंग्रेज राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीय ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज राज एक साल में के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज के पास भारत को छोड़ने चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है। तो गांधी जी ने ये दिमाग लगाए थे। चलिए आप लोग नए हैं तो लाइक कर ले वीडियो को और मज़े से पढ़ें। चलिए आगे देखते टॉपिक असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। देखिए क्या प्रस्ताव थे, इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रस्ताव है अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। दूसरा है सिविल सर्विस, सेना पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और स्कूलों का बहिष्कार करना। 3 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये सब कुछ प्रस्ताव था। यदि सरकार अपनी दमनदारी नीतियों को बाज न आए तो शांतिपूर्व आंदोलन शुरू करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आंदोलन के विभिन्न स्वरूप। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों में शिरकत की थी और हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। सबने स्वराज के आह्वान का सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े थे भारत के असहयोग आंदोलन के प्रभाव? चलिए देखते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। शराब दुकानों को चुना गया और विदेशी कपड़ा जला दिया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ा का आयात आधा हो गया था। इसका मूल्य 102 करोड़ रुपयों को घटकर अब 57 करोड़ रह गया था। देखिए कितना घट गया था, 50%। कई व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं या विदेशी व्यापारियों में व्यापार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। लोगों ने आयातित कपड़े त्यागने और भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। भारतीय कपड़ा मिलों और हाथ कर्धे का उत्पादन बढ़ा। खादी का उपयोग लोकप्रिय हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन।
इसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन। अवध में बाबा रामचंद्र की अगुवाई में किसान का आंदोलन का उन ताल्लुकदारों और जमींदारों को खिलाफ था जिन्होंने किसानों का अत्यंत उच्च किराया और विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी मांग की। किसानों को बिना किसी भुगतान के जमींदारों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। किसानों के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उन्हें नियमित रूप से बेदखल किया गया था ताकि वे पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त न कर सकें। किसानों की मांग था स्वराज में कमी, भिखारी का उन्मूलन और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक का बहिष्कार। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के गुडमे हिल्स में, कहाँ गुडमे हिल्स याद रखिएगा, 1920 में के दशक की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा उन क्षेत्रों को बंद करने के खिलाफ एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैला था। कौन सा? उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन, जिससे लोगों को अपने मवेशियों को चरने के लिए जंगलों में प्रवेश करने से रोका जा सके या ईंधन की लकड़ी और फल एकत्रित किए जा सके। उन्होंने लगा कि उनके पारंपरिक अधिकारों को क्या नकारा जा रहा है। असम में बंगाल श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि वे उस सीमित स्थान एवं स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर घूमने का अधिकार जिसमें वे संलग्न थे। इसका मतलब उस गांव के साथ एक कड़ी को बनाए रखना था जिससे वे आए थे। 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को अनुमति के बिना चाय बागानों को छोड़ने का अनुमति नहीं थी। वास्तव में अनुमति शायद ही दी गई थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों को ललकारकर और अपने घरों के लिए क्या रवाना हो गए। ये सब ग्रामीण में था असहयोग आंदोलन। और शहर में देखते हैं असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोगों को खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मील के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके। वैकल्पिक भारतीय संस्था वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमा थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिए और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। ठीक है, अब चौरी चौरा की घटना देख लेते हैं। क्या घटना था वहाँ का? फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। कौन सा? नो टैक्स। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों का पुलिस ने गोलियां चला दी। लोगों अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। कहाँ? पुलिस स्टेशन पर, और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरी में हुई थी। ठीक है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। ये एक जगह है जहाँ चौरी चौरी में हुई थी। जब खबर गांधी जी तक पहुँची तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने लगा कि यह हिंसक हो रहा है और सत्याग्रही को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, कौन? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिलिंग पॉलिटिक्स में वापस के लिए की थी। साइनम कमीशन 1928 और बहिष्कार किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन और फ्यूमा स्वराज की मांग, दांडी मार्च और सबने आवेग आंदोलन के शुरुआत। ठीक है, ये सब था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जो लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी करते चले। तो चलिए फिर आगे टॉपिक देखते हैं। क्या है? सबने आवेग आंदोलन। 1900, देखिए ये टॉपिक पढ़ेंगे। 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस ने कुछ नेताओं भी आंदोलन से थक से गए थे और
राज्यों को काउंसिल को चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनाकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। ये सब था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारिता की वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेताओं आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह कांग्रेस में अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का एक काल था। इसी काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी था, भारत में महसूस किया जाने लगा। 1926 ईस्वी से खदानों की कीमत गिरने लगी। 1930 में कीमतों मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था, ठीक है, भारत देश का। सबने आवेग आंदोलन की विशेषताएं। चलिए इसके विशेषता के बारे में जानते हैं, क्या क्या विशेषता है इसकी। पहला है, लोगों को अब न केवल ब्रिटिश के साथ सहयोग से इनकार करने के लिए कहा गया बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और लोगों से शराब की दुकानों को लेने के लिए कहा गया। किसानों को स्वराज और चौकीदार करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया। छात्रों, वकीलों और गांव के अधिकारियों को अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों, कॉलेज, अदालतों और कार्यकालों में उपस्थित नहीं होने के लिए कहा गया, ठीक है। तो सबने आवेग आंदोलन में इसकी विशेषता यही था। चलिए साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य का मूल्यांकन करने और ज़रूरत बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था, लेकिन चूंकि इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियों को शामिल हुए। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की ओर इशारा किया था, लेकिन इसकी समस्या सीमा नहीं बताई गई थी। उसके भविष्य के संवैधानिक पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का न्योता भी दिया, ठीक है। उग्र नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेज में प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे। यह किसका दल का नेता था? नरम दल का। लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था, ठीक है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों को आह्वान किया गया वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इसके कार्यक्रम को जनता का दबदबा समर्थन ही प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दे के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। चल डंडी मार्च देखते हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। अधिकांश लोगों ने, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे, इनका सोच को हास्यास्पद करार दिया, ठीक है। 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगे थी। क्या था? 11 मांगे थी, जिनमें से एक नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। नमक अमीर और गरीब समान रूप से उपभोक्ता किए जाने वाले सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थों
में से एक था और इस पर एक ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों का क्या था अत्याचार माना जाता था। महात्मा गांधी का पत्र एक अल्टीमेटस था और नगर 11 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सबने आवेग आंदोलन अभियान शुरू करने की धमकी दी थी। तो महात्मा गांधी ने अपनी विश्वसनीय समसेवक में से एक 78 के साथ अपने प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। कब? 78 के साथ। चलिए आगे देखते हैं। डंडी मार्च या नमक आंदोलन में को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उन्होंने 24 दिनों तक चलाकर साबरमती से डंडी तक की 240 मील की दूरी तय की। ठीक है। महात्मा गांधी को सुनने के लिए हजारों लोगों जहां भी रुके और उसने उन्हें बताया कि स्वराज से उनका क्या तात्पर्य है और उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से शांति के लिए आग्रह किया। ठीक है। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुँचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया। समुद्र के पानी को उबालकर नमक का निर्माण किया गया। इनसे सबने आवेग आंदोलन की शुरुआत हो गया। ठीक है, यहीं से हुआ। कहाँ? समुद्र के किनारे से। चलिए आगे देखते हैं। आंदोलन में किसानों भाग लिए थे। देश के विभिन्न हिस्सों में सबने अवैध आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डंडी तक अपने अनुयायियों के साथ सबने अवैध आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरातों के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार अवसादा और गिरती कीमतों को बहुत प्रभावित थे, वे सबने अवैध आंदोलन के उत्साही समर्थन बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहयोग देकर आंदोलन का समर्थन किया गया। नागपुर क्षेत्र से औद्योगिक श्रमिक वर्ग के सबने अवैध आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि के विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। अछूतों द्वारा आंदोलन की सीमा का काम भागीदारता, पृथक मतदाता के लिए अंबेडकर ने कितना 1932 की पूना संधि कुछ मुसलमान राजनीतिक संगठन द्वारा गण प्रतिक्रिया है। ठीक है। चलिए 1932 की पूना संधि के प्रावधान देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर। इसने केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में उदास वर्गों की आरक्षित सीटों दी, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिए जाना था। चलिए आगे देखते सामूहिक की भावना देखते हैं। यद्यपि राष्ट्रवाद एकजुट संघर्ष के अनुभव से फैलता है, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों प्रतिक्रियाओं और भारतीय कल्पनाओं को पकड़ लिया और सामूहिक की भावना को बढ़ा दिया गया। चलिए पहला देखते हैं क्या है। आकृतियों का चित्र का उपयोग। भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ नेत्रहीन रूप से जुड़ी हुई थी। माता की आकृति को प्रति समर्पण को एक के राष्ट्रवाद के प्रमाण के रूप में देखा गया था। दूसरी है भारतीय लोकगीत। राष्ट्रवादियों ने लोकगीत और कहानियों की रिकॉर्डिंग और उपयोग करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने विश्वास था पारंपरिक संस्कृति की एक सच्ची तस्वीर दी गई थी, जो बाहरी ताकतों द्वारा दूषित और क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए इनका संरक्षण किसी की राष्ट्रीय पहचान की खोज और किसी के अतीत के मूल्य की भावना को बहाल करने का एक तरीका बन गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झंडे के रूप में चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग। तिरंगे झंडे का उतारना और मार्च के दौरान इसे धारण करना अवहेलना का प्रतीक बन गया और सामूहिक की भावना को बढ़ा दिया गया।
और चौथा देख लेते इतिहास का पूर्ण व्याख्या। भारतीय ने कला विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति आदि क्षेत्रों में प्राचीन काल से गौरवशाली विकास को फिर से देखने के लिए अतीत की ओर देखना शुरू किया। इस गौरवशाली समय के बाद पतन का इतिहास सामने आया, जब भारत में उपनिवेशों बना लिया, जैसे कि उपनिवेशवादियों द्वारा भारतीय इतिहासकारों को बुरी तरह से लिखा गया था। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का पूरा कहानी यहीं तक था। आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि पूरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आज का क्लास यहीं एक ही चैप्टर